अब कभी कभी कल्पना करना बड़ा दिलचस्प होता है। मतलब एक तरफ 17वीं सदी का खून से सना हुआ यूरोपीय युद्ध का मैदान। बहुत ही भयानक मंजर। हाँ। और दूसरी तरफ एकदम अलग 1990 के दशक की एक नियॉन रोशनी वाली कंप्यूटर लैब। बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ। और फिर इन सब के बीच राजस्थान के एक बहुत ही विशाल रेगिस्तान में बेहद सुस्त गति से चलता हुआ 100 साल पुराना कछुआ। अरे वाह, ये तीनों चीजें तो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। सही कहा। पहली नजर में इन तीनों दृश्यों का आपस में कोई तालमेल नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे ये अलग अलग ब्रह्मांडों की कहानियां हों। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन आज की इस गहन पड़ताल में हम इन बिखरे हुए तारों को 23 मई की एक ही तारीख के इर्द गिर्द जोड़ने वाले हैं। मतलब श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही अनोखा सफर होने वाला है। बिल्कुल। हमारे आज के स्रोत हमें एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक विचार देते हैं। विचार यह है कि समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और सत्कर्म बनाए रखें। बहुत ही उम्दा विचार है है। ना? तो इसी विचार को एक टाइम मशीन मानकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मानव इतिहास, हमारी तकनीक, हमारी कला और हमारी प्रकृति, ये सब इसी बदलते समय के अलग अलग रूप हैं। और ये जो समय बदलने की बात है ना, ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा सच है। वो कैसे? अगर हम आज के स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें तो वे साफ दिखाते हैं कि समय कभी भी एक समान गति से नहीं चलता। अच्छा। कभी ये दशकों तक एकदम शांत रहता है और कभी रातों रात पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देता है। यानी इतिहास अपनी गति खुद तय करता है। बिल्कुल। 23 मई की ये तारीख हमें इसी बात का एहसास कराती है कि इतिहास, तकनीक और प्रकृति में समय की गति और उसके परिणाम कितने अलग अलग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के उस पेंडुलम की तरफ चलते हैं जो अक्सर बहुत ही तेजी से विनाश और निर्माण के बीच झूलता रहता है। इतिहास का सबसे मुश्किल दौर। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1618 में यूरोप में 30 इयर्स वॉर यानी 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी। जी, बहुत लंबा संघर्ष था वो। हाँ। फिर समय का पहिया तेजी से घूमता है और हम 1949 में आते हैं, जब पश्चिमी जर्मनी में एक नया संविधान लागू हुआ। एक नई शुरुआत। और फिर 1984 का वो दौर आता है जब स्रोतों के अनुसार भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारियां तेज हुईं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। इतिहास को अक्सर हम एक क्रमिक विकास मानते हैं, मतलब एक सीधी लाइन। हाँ, आमतौर पे लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये घटनाएं तो भारी उथल-पुथल की गवाही देती हैं। तो क्या एक नई व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा, मेरा मतलब है हमेशा, पुराने का इस तरह से हिंसक रूप से टूटना जरूरी है? ये इतिहास का शायद सबसे जटिल पहलू है। अक्सर जो पुरानी व्यवस्थाएं होती हैं ना, वे अपने आप शांति से नहीं टूटती। वो अपनी सत्ता बचाना चाहती हैं। बिल्कुल। 1618 के उस 30 वर्षीय युद्ध को ही ले लीजिए। ये केवल दो सेनाओं के बीच का कोई आम झगड़ा नहीं था। तो फिर क्या था? ये उस समय के, जिसे हम पवित्र रोमन साम्राज्य या होली रोमन एम्पायर कहते हैं, उसकी सत्ता, धार्मिक कट्टरपंथ और यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व की एक बहुत ही जटिल और खूनी लड़ाई थी। मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। हाँ, इस युद्ध के तंत्र यानी इसके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जब सदियों पुरानी धार्मिक और राजनीतिक सीमाएं चरमराने लगती हैं, तो एक बड़ा वैक्यूम पैदा होता है। खालीपन आ जाता है सत्ता में। सही कहा। 30 साल तक चले उस विनाश के बाद, जिसमें लाखों लोगों की जान गई, यूरोप को आखिरकार ये समझ में आया कि देशों की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के नए नियम बनाने ही होंगे। अच्छा, तो मतलब उस विनाश के गर्भ से ही आधुनिक राष्ट्र राज्यों की या नेशन स्टेट्स की अवधारणा का जन्म हुआ। एकदम सही। पुरानी व्यवस्था राख में बदल गई और नई का जन्म हुआ। एक मिनट रुकिए, क्या हम हर युद्ध या संघर्ष को एक नया ढांचा बनाने का श्रेय दे सकते हैं? कुछ युद्ध तो महज तबाही होते हैं, उनसे कुछ नया नहीं निकलता। आपका ये संदेह बिल्कुल वाजिब है। हर विनाश से निर्माण नहीं होता। तो अगर हम 1949 के पश्चिमी जर्मनी के संविधान की बात करें, तो वो भी तो द्वितीय विश्व युद्ध की राख से ही निकला था ना? हाँ, वो भी भारी तबाही के बाद आया था। क्या वो संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज था या उसमें कुछ और भी गहरा छिपा था? 1949 का वो जर्मन संविधान, जिसे बेसिक लॉ कहा गया, वो एक बहुत ही सचेत और सोचा समझा प्रयास था। मतलब सिर्फ नियम नहीं थे? नहीं, वो महज नियम कानूनों की कोई आम किताब नहीं थी। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे विशेष रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि भविष्य में कोई तानाशाह फिर से सत्ता पर कब्जा ना कर सके। अरे वाह, मतलब उन्होंने इतिहास से सीधा सबक लिया।
बिल्कुल, इसमें मानव अधिकारों को राज्य की शक्ति से बहुत ऊपर रखा गया। यहाँ समय बदलते देर नहीं लगती का सिद्धांत बहुत साफ दिखता है। हाँ, कुछ ही साल पहले जो देश एक तानाशाही का सबसे बड़ा केंद्र था, वो एक नए संविधान के जरिए खुद को एक मजबूत लोकतंत्र में ढाल करा था। सही कहा, पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और इंसानियत को बचाने के लिए नए नियम लिखे जा रहे थे। और शायद यही बात 1984 के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। हम बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मई के इस अंतिम सप्ताह में ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारियां तेज हो गई थीं। हाँ, वो बहुत ही संवेदनशील समय था। ये वो समय था जब भू राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा की परिस्थितियां बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थीं। सही बात है। ये घटना भी दिखाती है कि कैसे राज्य की मशीनरी और ऐतिहासिक शक्तियां एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ती हैं जो आगे चलकर दशकों तक समाज की दिशा तय करता है। इतिहास में ऐसे मोड़ आते रहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जब तनाव अपने चरम पर होता है तो बदलाव बहुत तेजी से आता है, भले ही वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ऐतिहासिक घटनाएं कभी भी निर्वात में या अचानक से नहीं घटती। वे लंबे समय से उबल रहे तनावों का ही परिणाम होती हैं। मतलब वो ज्वालामुखी फटने जैसा है। बिल्कुल वही। चाहे वो 1618 का यूरोप हो, 1949 का जर्मनी हो या 1984 का भारत, ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि जब संस्थाएं, सीमाएं और राजनीतिक धारणाएं आपस में टकराती हैं तो इतिहास अपनी गति अचानक बढ़ा देता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। खैर, ये तो हुई भौतिक दुनिया की बात, जहां जमीन, सीमाओं और सत्ताओं को लेकर संघर्ष होते हैं। हाँ, जहां भूगोल मायने रखता है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक ऐसी दुनिया की बात करें जहां कोई भौतिक सीमाएं हैं ही नहीं? आप डिजिटल दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी चर्चा को अब 1995 की तरफ मोड़ते हैं। स्रोत के अनुसार 23 मई 1995 को प्रोग्रामिंग भाषा जावा का आधिकारिक सार्वजनिक परिचय कराया गया था। तकनीक की दुनिया का एक बहुत बड़ा दिन। अब 1618 के हथियारों और 1949 के कानूनी कागजातों की तुलना में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, सुनने में एकदम अलग है। लेकिन मेरा मानना है कि इंसानियत ने दुनिया बदलने के लिए तोपों की जगह कंप्यूटर कीबोर्ड को अपना लिया। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो मैं सोच रहा था, क्या हम जावा जैसी भाषा को आधुनिक डिजिटल युग का नया संविधान कह सकते हैं? इस तुलना में बहुत गहराई है सच में। 1949 का जर्मन संविधान ये तय करता था कि नागरिक और सरकार आपस में कैसे व्यवहार करेंगे। हाँ, लोगों के नियम। और 1995 में जब जावा आई तो उसने ये तय किया कि मशीनें आपस में कैसे बात करेंगी। इसे डिजिटल दुनिया का संविधान कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक मिनट, जावा को संविधान कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक कंप्यूटर कोड है जिससे वेब पेज चलते हैं। सी या C++ जैसी भाषाएं तो पहले से मौजूद थी बाजार में। हाँ, वो तो थी। तो फिर जावा ने ऐसा क्या कर दिया कि हम इसे इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं? यहीं पर जावा के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। 1995 से पहले कंप्यूटर की दुनिया बहुत बटी हुई थी। बटी हुई मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर विंडोज के लिए लिखते थे तो वो एप्पल के कंप्यूटर पर बिल्कुल नहीं चलता था। हर हार्डवेयर का अपना अलग कानून था। ओहो, मतलब हर देश का अलग कानून डिजिटल रूप में? बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। फिर जावा ने एक एकदम क्रांतिकारी विचार पेश किया, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार कोड लिखो और उसे किसी भी मशीन पर चलाओ। एकदम सही। अच्छा, तो जावा ने एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर यानी कि सार्वभौमिक अनुवादक बना दिया। हाँ, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। जावा ने जावा वर्चुअल मशीन या JVM का आविष्कार किया। जी, JVM क्या करता था? ये एक ऐसा डिजिटल मध्यस्थ था जिसने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सीमाओं को पूरी तरह मिटा दिया। अरे वाह। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे यूरोप के युद्धों के बाद नई सीमाएं मिटाकर एक साझा बाजार या साझा नियम बनाए गए हों। जावा ने इंटरनेट को उस रूप में संभव बनाया जिसे हम आज जानते हैं। मतलब इंटरनेट को एक करने का काम किया। हाँ, ये एक सीमा रहित ढांचा था जिसने वैश्विक स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान के नियम तय किए। इसने साबित कर दिया कि अब दुनिया बदलने के लिए सेनाओं की नहीं बल्कि कोडर्स की जरूरत है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। हमने देखा कि इंसान कैसे पहले जमीन पर लड़ता है, फिर कानून बनाता है और फिर पूरी तरह से एक नई डिजिटल दुनिया खड़ी कर देता है। इंसान की विकास यात्रा बहुत अद्भुत है ना? राजनीति और तकनीक समाज का ढांचा और शरीर बनाते हैं, लेकिन एक शरीर बिना आत्मा के क्या है? कुछ भी नहीं। और समाज की आत्मा कहाँ बसती है? ये आत्मा बसती है हमारी कला, हमारे संगीत, हमारे साहित्य और हमारे विचारों में।
बिल्कुल सही बात है। हमारे स्रोतों आज हमें उन महान हस्तियों से मिलवाते हैं जिनका 23 मई से बहुत ही गहरा नाता है। और यहाँ हमें भौतिक आज़ादी और वैचारिक आज़ादी के बीच का एक शानदार संघर्ष देखने को मिलता है। कला और संस्कृति कभी भी इतिहास से अछूती नहीं रहती। वे अक्सर इतिहास की क्रूरता को सहने और उसे समझने का सबसे शक्तिशाली माध्यम होती हैं। तो चलिए समाज की इस आत्मा की पड़ताल करते हैं। स्रोतों के अनुसार इसी दिन 1906 में शचीन्द्र नाथ बख्शी का जन्म हुआ था। बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी। जी, वे राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी थे। उनका नाम लेते ही काकोरी कांड और भौतिक क्रांति की याद आती है। एक ऐसा संघर्ष जहां आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगाई गई। हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान। और फिर इसी दिन जन्मे या विदा हुए कुछ और नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे 1923 में जन्मे फिल्म निर्माता विजय आनंद। बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर। 1928 में जन्मे मशहूर संगीतकार मन्ना डे। 1986 में विदा हुए हॉलीवुड निर्देशक स्टर्लिंग हेडन। और 2013 में जिनकी स्मृति में आयोजन हुआ वे महान साहित्यकार भीष्म साहनी। कला जगत के दिग्गज हैं ये सब। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन दिखता है। शचीन्द्रनाथ बख्शी ने एक भौतिक साम्राज्य से लोहा लिया, बंदूकों से। हाँ, अंग्रेजों से सीधा मुकाबला। लेकिन क्या मन्ना डे का संगीत या भीष्म साहनी का साहित्य भी समाज में उसी तरह की क्रांति ला सकता है जैसे हथियारों से आती हैं? मतलब क्या एक किताब या एक गीत सच में एक बंदूक की गोली का मुकाबला कर सकता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। देखिए, बंदूक की गोली किसी शासक को बदल सकती है, लेकिन एक किताब या एक गीत पीढ़ियों की सोच बदल देता है। बहुत गहरी बात है ये। शचीन्द्रनाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों ने जिस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं थी, वो इंसान की गरिमा की लड़ाई थी। आत्मसम्मान की लड़ाई। हाँ, और इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम किसने किया? वंदे मातरम जैसे गीतों ने, जिसका उल्लेख आज के स्रोतों में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। वंदे मातरम सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार था। बिल्कुल। जब शचीन्द्रनाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारी फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए वंदे मातरम गाते थे, तो वे दरअसल डर के तंत्र को, उस मैकेनिज्म को तोड़ रहे होते थे। एकदम सही। वे ब्रिटिश साम्राज्य को ये बता रहे थे कि तुम हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। और यही विचारों की जीत है। और आज़ादी मिलने के बाद जब समाज उस इतिहास के आघात या ट्रॉमा से गुजरता है, तो उसे समझने के लिए उसे कला की बहुत जरूरत होती है। मतलब कला एक हीलर का काम करती है। हाँ, साहित्यकार भीष्म साहनी का उपन्यास तमस इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इतिहास की किताबें हमें सिर्फ आंकड़े बताएंगी कि 1947 में विभाजन हुआ और इतनी तारीख को इतने लोग मारे गए। लेकिन दर्द कौन बताएगा? वही दर्द तमस बताता है। वो बताता है कि उस विभाजन का इंसानी मनोविज्ञान पर क्या असर हुआ, समाज के भीतर का जहर कैसे बाहर आया। रोंगटे खड़े कर देने वाला साहित्य हो। इसी तरह विजय आनंद जैसे फिल्म निर्माताओं ने सिनेमा के जरिए समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी। मन्ना डे के संगीत ने उस नव स्वतंत्र देश को एक भावनात्मक सहारा दिया, एक पहचान दी। और शायद स्टर्लिंग हेडन का उल्लेख भी इसी वैचारिक आजादी का हिस्सा है। हाँ, वो हॉलीवुड से थे। जी, वे एक हॉलीवुड निर्देशक और अभिनेता थे, लेकिन उनका जीवन भी हॉलीवुड की स्थापित व्यवस्थाओं और अपनी खुद की वैचारिक उलझनों के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। मतलब उन्होंने भी एक तरह की क्रांति की। बिल्कुल। यानी चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, तमस का दर्द हो या सिनेमा का पर्दा, ये सभी कलाकार हमें ये याद दिलाते हैं कि अगर तकनीक और संविधान समाज को चलाने के नियम हैं, तो कला ये सुनिश्चित करती है कि उन नियमों के बीच इंसानियत जिंदा रहे। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समेटा। कला दरअसल समय बदलने के उस विचार को दस्तावेजीकृत करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। जब 1618 के युद्ध या 1984 के तनाव जैसी घटनाएं समाज को बुरी तरह झकझोरती हैं, तो कला ही वो मलहम है जो समाज को वापस खड़ा होने का हौसला देती है। वो हमारी सामूहिक स्मृतियों को सहेज कर रखती है। स्मृतियों को सहेजने की बात से मुझे इस चर्चा के सबसे अनोखे और एकदम शांत हिस्से की याद आ रही है। अच्छा, वो क्या है? हमने अब तक इंसानियत की भागदौड़ देखी। हमने देखा कि कैसे हम कुछ ही दशकों में युद्ध लड़ लेते हैं, नए कानून बनाते हैं, दुनिया बदलने वाला कंप्यूटर कोड लिख डालते हैं और महान साहित्य भी रच देते हैं। इंसान बहुत जल्दी में रहता है। हम इंसान जावा कोड की गति से भाग रहे हैं। लेकिन
इन सब के बीच प्रकृति की अपनी एक अलग बहुत ही धीमी और स्थिर गति है। आप कछुओं की बात कर रहे हैं ना? जी, हमारे स्रोत बताते हैं कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। मानव इतिहास के इतने कोलाहल और शोर शराबे के बाद प्रकृति की शांति पर बात करना एक बहुत ही आवश्यक संतुलन लाता है चर्चा में। यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प सामान्य ज्ञान भी साझा करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हाँ, भौगोलिक रूप से बहुत विशाल। अब पहले तो ऐसा लगता है कि कछुए और राजस्थान के भूगोल में क्या ही संबंध हो सकता है, मतलब बिल्कुल अलग टॉपिक हैं। सोचने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो यह विशालता और स्थिरता का एक अद्भुत रूपक या मेटाफर बनता है। राजस्थान की विशालता भौगोलिक है, लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जिसे पैदल पार करने की कल्पना भी थका देने वाली है। बहुत ही बड़ा भूभाग है। लेकिन एक कछुए की विशालता उसके जीव विज्ञान और उसके समय में निहित है। इंसान अपने कानूनों में और अपनी तकनीक जैसे जावा में बार बार अपडेट करता है। हाँ, हर साल नया अपडेट। लेकिन कछुए का प्राकृतिक डिजाइन इतना अचूक है कि उसे लाखों सालों से किसी अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैविक विकास या एवोल्यूशन की प्रक्रिया इतनी धीमी और क्रमिक होती है कि मानव इतिहास की पूरी समयावधि उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब हम तो अभी आए हैं। बिल्कुल, कछुए डायनासोर के युग से इस धरती पर मौजूद हैं। उन्होंने उल्कापिंडों का गिरना देखा है, महाद्वीपों का खिसकना देखा है। बाप रे, इतना लंबा इतिहास। तो जब हम विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं और उनके संरक्षण की बात करते हैं, तो हम केवल एक जीव को विलुप्त होने से नहीं बचा रहे होते। तो फिर हम क्या बचा रहे हैं? हम दरअसल पृथ्वी की सबसे प्राचीन जीवित फ्लैश ड्राइव को बचा रहे होते हैं, जिसमें लाखों सालों के क्रमिक विकास का डेटा सुरक्षित है। क्या बात है, जीवित फ्लैश ड्राइव। ये तो कमाल की बात है कि इंसान अपने बनाए डिजिटल कोड पर इतना गर्व करता है, जो मुश्किल से कुछ दशक पुराना है। लेकिन प्रकृति का अपना जो डीएनए कोड है, वो कितना टिकाऊ और स्थिर है। हाँ, उसकी स्टेबिलिटी बेजोड़ है। जहां इंसानी दुनिया हर पल खुद को बदल रही है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में कहा, समय बदलते देर नहीं लगती, वहीं प्रकृति हमें ये सिखाती है कि स्थिरता और धैर्य में भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। एकदम सही। राजस्थान का विशाल भूभाग हो या कछुए का लंबा जीवन, दोनों हमें एक ठहराव का अनुभव कराते हैं, सुकून देते हैं। और शायद यही कारण है कि कछुओं का संरक्षण आज के दौर में इतना महत्वपूर्ण हो गया है। मानव सभ्यता की उसी तेज गति ने, मतलब हमारे औद्योगिकरण ने, हमारे प्रदूषण ने और हमारे द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन ने आज उस जीव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, जो लाखों सालों से हर प्राकृतिक आपदा को झेलता आया था। ये तो सच में चिंता की बात है। हाँ, ये हमारे लिए गंभीर चेतावनी है कि हमारी तेज गति प्रकृति की स्थिरता को नष्ट कर रही है। इस चर्चा ने तो सच में हमारे सोचने के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। चलिए आज के इस सफर के धागों को एक साथ समेटने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस विचार से कि समय बदलते देर नहीं लगती, और हमने देखा कि 1618 के 30 वर्षीय युद्ध ने कैसे विनाश से राष्ट्र राज्यों की नींव रखी। 1949 में जर्मनी ने तानाशाही को पीछे छोड़ते हुए बेसिक लॉ के रूप में लोकतंत्र का एक नया कवच पहना, और 1984 जैसी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि इतिहास के तनाव कैसे अचानक चरम पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे 1995 में जावा ने हमारी दुनिया की सीमाओं को डिजिटल रूप से हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मशीनों के लिए एक नया वैश्विक संविधान लिख दिया। हाँ, और इन सबके बीच इंसानियत की आत्मा को जिंदा रखने का काम किया शचीन्द्र नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों ने, वंदे मातरम के अदम्य उद्घोष ने, और भीषम साहनी, विजय आनंद तथा मन्ना डे जैसे कलाकारों ने, जिन्होंने हमें खुलकर विचार करने की आज़ादी दी। ये बहुत जरूरी हिस्सा था। और अंत में विश्व कछुआ दिवस और राजस्थान की विशालता के माध्यम से हमने प्रकृति के उस धीमे लेकिन अटल समय को महसूस किया। एकदम शांत समय। ये समझना वाकई एक बहुत ही समृद्ध अनुभव है कि महज एक तारीख यानी 23 मई मानव सभ्यता और प्रकृति के कितने अलग अलग युगों को एक साथ समेटे हुए है। बहुत खूब। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने के बाद वो कौन सा अंतिम विचार है जो इस पूरी यात्रा को एक नया दृष्टिकोण देता है? अगर हम आज के इस विश्व कछुआ दिवस और इंसान के भाग दौड़ को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। बताइए। अगर हम कल्पना करें
कि कछुओं की किसी एक प्रजाति ने अपना जीवन चक्र 17वीं सदी में शुरू किया होगा, तो ये संभव है कि उस प्रजाति की कुछ पीढ़ियों ने 1618 में यूरोप को युद्ध की आग में जलते हुए भी खामोशी से देखा होगा। और यहाँ उसी प्रजाति ने 1949 में इंसानों को नए नियम और संविधान बनाते देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा। और 1995 में जब इंसान स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी नई डिजिटल दुनिया का कोड लिख रहा था, तब भी वे कछुए शांत भाव से वहीं मौजूद थे। मानव सभ्यता रोज अपनी जमीन, अपने कानून और अपनी तकनीक बदल रही है। हम तो रोज दौड़ रहे हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हम समय को अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं, लेकिन ये विचारणीय है कि इतिहास की हमारी ये सारी भागदौड़, हमारी ये क्रांतियां और हमारे संघर्ष क्या प्रकृति के विशाल समय चक्र के सामने महज एक पलक झपकने जैसी घटनाएं हैं? क्या कमाल का नजरिया है। मतलब सच में हमारी सदियों की क्रांतियां, हमारे खूनी युद्ध और हमारी आधुनिक डिजिटल उपलब्धियां प्रकृति के लिए बस एक पलक झपकने का समय है। बस एक बार समय बदलते देर नहीं लगती। शायद इंसान के लिए ये एक चेतावनी है और प्रकृति के लिए सिर्फ एक शांत मुस्कान। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। ये विचार निश्चित रूप से किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो इसी गहरे दार्शनिक सवाल के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विचारों के इस अंतहीन सफर में कुछ नए पन्नों और कुछ नई कहानियों के साथ फिर किसी दिन गहराई में उतरेंगे।